नमस्कार मित्रों, अचीवर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके सामने बाल विकास की अवधारणा एवं इसके अधिगम से संबंधित दूसरा लेक्चर लेने आए हैं। आशा है यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। आज थोड़ी लेक्चर की हमने एक शैली को बदलने का निर्णय किया है जिससे आपको अधिक से अधिक फ़ायदा हो। आपके सामने इस बोर्ड पर 3-4 अलग अलग स्लाइड रखी जाएंगी और हर स्लाइड पर मित्रों कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा में आए हुए प्रश्न या परीक्षा में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे। जैसा कि आपके सामने इस स्लाइड पर 4 प्रश्न नज़र आ रहे हैं। 4 में से 6 प्रश्न हैं। इनमें से 4 के उत्तर हमको प्राप्त करने हैं और 1 का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो कुल मिलाकर के मित्रों यह निश्चय किया गया है कि प्रत्येक दिन आपको 10 से 12 प्रश्न कराए जाएं और उसके साथ ही साथ आपको प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश डाला जाए जिससे आपको उसका बेसिक याद हो। और जैसा कि आप सभी को पता है, बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के अंदर सीधे सीधे प्रश्न नहीं बनते। आपको बच्चों का साइकोलॉजी टेस्ट करना होता है, फिर उसके अनुसार बच्चे को पढ़ाना होता है। तो मित्रों, आज आपके सामने जो पहला प्रश्न है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ है सीटीटी के अंदर, मानव में वृद्धि की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ऑप्शन फिगर है आपके पास शिशुअवस्था, गर्भावस्था, बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। कल अपन ने देखा था पढ़ने में कि मानव के विकास की या वृद्धि की प्रक्रिया का प्रारंभ गर्भावस्था में ही हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपके पास? गर्भावस्था। दूसरा प्रश्न है आपके पास, वृद्धि पर आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है। तो देखो बच्चों, कल भी अपन ने जो है आनुवांशिकता और वातावरण की बात की थी। तो किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है वह आपको वहाँ उस वीडियो में पढ़ाया था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप उसको पुनः प्लेलिस्ट में जाकर के ओपन करके देख लें। तो वृद्धि पर आनुवांशिकता का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। मित्रों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को पूरी देखिए आप, निश्चित आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न नंबर 3 है, वृद्धि की प्रक्रिया डैश एवं दोनों रूपों में होती है। तो वृद्धि की प्रक्रिया बाह्य एवं आंतरिक दोनों रूपों में होती है बच्चों। अब समझिए आप, इसी के अंतर्गत अब उसको अपन आगे बढ़ाते हैं कि अपने को बाल मनोविज्ञान और बाल विकास, बाल मनोविज्ञान वर्सेस बाल विकास क्या चीज़ होती है बच्चों। देखिए सामने आपके पास बोर्ड के ऊपर बाल मनोविज्ञान वर्सेस बाल विकास संबंधित करके हमने कुछ स्लाइड पे लिखा हुआ है। इसको आप देखिए। बाल मनोविज्ञान जो आपको बताया गया था, पूर्व में बाल विज्ञान मनोविज्ञान का नाम लिया जाता था और वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया? बाल विकास। क्यों हो गया? क्योंकि बाल विकास में कुछ पक्षों में मनोविज्ञान की अपेक्षा बाल विकास के ढंग के अध्ययन पर बल दिया जाता है। ठीक है। अब जो आपके पास एक बाल मनोवैज्ञानिक थे हरलोक जी और उनकी श्रीमती जी, दोनों क्या थे आपके पास? बाल मनोवैज्ञानिक थी। श्रीमती मिसेस हरलोक के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। पहले आप इसका जो बाल मनोविज्ञान क्या है और बाल विकास क्या है, इसका अंतर समझ लीजिए। देखिए, बाल मनोविज्ञान में क्या होता है कि बालक का व्यवहार जिस वातावरण या परिवेश में होता है उस पर कम ध्यान दिया जाता है बच्चों। बाल मनोविज्ञान में वातावरण या परिवेश पर कम ध्यान दिया जाता है, किंतु बाल विकास पर वातावरण के प्रभावों को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। क्या बताया आपको?
बाल विकास में वातावरण के प्रभावों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। सबसे पहला अंतर ये। नंबर दूसरी बात करें बच्चों तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत विकास, व्यवहार या वस्तु पर अधिक ध्यान देता है। बाल मनोविज्ञान क्या करता है? बालक का विकास, उसका व्यवहार, उसकी विषय वस्तु पर अधिक ध्यान देता है, जबकि बाल विकास उसके व्यवहार में, उसके विकास में, उसकी विषय वस्तु पर किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, उसकी प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है। समझ में आ रही बात आपको? बाल मनोविज्ञान में विकास, व्यवहार, ये विषय वस्तु पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि बाल विकास में उसकी प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है। फिर बच्चों तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़ है, बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से बाल्यावस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कब तक बच्चों? गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक, जबकि बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान दिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपके पास बाल मनोविज्ञान और बाल विकास की बात है। अब देखिए, कल हमने आपको कुछ बुक्स बताई थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट वन। उसी इम्पोर्टेंट वंस के अंदर 3 बुक्स आपके सामने लिखी हैं, जिनका आपको आंसर देना है। 2 के तो आपको बता दिए गए, लेखक कौन है, और तीसरा आप बताएंगे। पहली बुक 1869 में श्रीमान टेन ने लिखी थी, इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट। इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट किसकी? टेन की, 1869 में। दूसरी बुक है ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी। ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी श्रीमान सली जी ने लिखी 1892 में। देखिए, ये दोनों बुक्स सीटीईटी और रीट के अंदर पूछी गई हैं। उत्तर प्रदेश की एग्जाम्स के अंदर भी यह बुक पूछी गई हैं, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से ध्यान में लगाएं। तीसरी बुक का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लॉट ऑफ टाइम दिस नेम हैज़ बीन आस्क्ड, हु राइट दिस बुक, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट बहुत ही पॉपुलर इनके जो है राइटर हैं, लेखक हैं, 1877 में लिखी थी। अब आप इसको बताएंगे हमें किसने लिखी थी। देखिए, अगली स्लाइड पर आपके पास 2 नए प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डाले हुए हैं, पोस्ट किए हुए हैं। अगली स्लाइड पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जबकि दूसरे और तीसरे क्वेश्चन के आंसर पहले आपको बोल के बताए थे, इस स्लाइड पर लिख दिए गए हैं। तो पहले उस विषय में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो था आपके पास, वृद्धि एवं आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, तो सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन फिगर में ए सकारात्मक, ऑप्शन फिगर बी में नकारात्मक, ऑप्शन फिगर सी के अंदर ए व बी दोनों ऑप्शन हैं और डी में इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी को इसमें ऑप्शन फिगर सी पे जाना होगा, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हों। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में वृद्धि की प्रक्रिया बाह्य एवं आंतरिक दोनों रूपों में होती है, बताया था। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अलग अलग संदर्भ में यह पूछा गया है। और यदि आप इस स्लाइड को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आप स्वयं इसका उत्तर दे देंगे अंत के अंदर। बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक रहता है। क्रो एंड क्रो, अरस्तु, वुडवर्थ और हर्लॉग। व्हेनेवर जिन छात्र छात्राओं ने कल की वीडियो देखी थी तो वो तुरंत अपने मन के अंदर आंसर लिख करके हमें कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप इसके अंतर्गत अधिगम कर्ता, ये 4 प्रश्न थे, 5वां प्रश्न आपको सबसे अंत में बात करेंगे। अधिगम कर्ता का विकास एवं अभिवृद्धि। देखिए दोस्तों, जो विकास एवं अभिवृद्धि, जिस प्रकार अपन ने पिछली स्लाइड में देखा था कि बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास, क्या मित्रों, बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास किस प्रकार से अलग हो रहा था, इसी प्रकार अधिगम कर्ता का विकास एवं अभिवृद्धि। तो दोस्तों, विकास एवं अभिवृद्धि को कई छात्र छात्राएं जिन्होंने ठीक से डीपली अध्ययन नहीं किया होता है, वह एक ही समझ बैठते हैं या बहुत ही इसके अंदर अंतर समझ लेते हैं। तो उस विषय के अंदर हम बात करेंगे। अभिवृद्धि का अर्थ होता है ग्रोथ और विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। देखिए, किसी भी परीक्षा को
क्रैक करने के लिए, उसमें अंत तक सफलता प्राप्त करने के लिए उसका अच्छे से बेसिक डीपली नॉलेज होना अनिवार्य है, क्योंकि इसी पर आपका करियर टिका हुआ है। और कई छात्र दोस्तों इतनी तैयारी करते हैं कि वो तैयारी करते करते बंदर हो जाते हैं, लाल मुंह बना लेते हैं, तब जाकर के अग्नि में तपा हुआ सोना ही कुंदन बन पाता है दोस्तों। तो समझिए आप, अधिगमकर्ता का विकास एवं अभिवृद्धि क्या संबंध है। देखिए, ये जो आपके पास बाल विकास की बात की जाती है, तो मानव विकास का प्रारंभिक काल बाल विकास है। आप स्वयं इस चीज को समझ सकते हैं। प्रारंभिक काल क्या है मानव का? बाल विकास। भाई बच्चा एकदम होता है तो बच्चा ही तो होता है, जो भी मानव होता है प्रारंभ में बालक ही होता है, तो वो क्या है? बाल विकास है। मानव विकास के जितने भी पहलू हैं उनका अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान होता है। क्या? मानव विकास के समस्त पहलुओं का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान होता है। गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत इसका व्यापक अध्ययन चलता रहता है, और इसके अंतर्गत परिपक्वता काल तक के अध्ययन को बाल विकास की श्रेणी में रखा जाता है। जब बालक परिपक्व हो जाता है, वहाँ तक की जो अध्ययन है वो किस रूप में रखा जाता है दोस्तों? बाल विकास की श्रेणी के अंतर्गत। जबकि इसी के साथ, बाल विकास के साथ ही अभिवृद्धि भी जुड़ा है। तो जो अभिवृद्धि और बाल विकास दोनों में मुख्यतः अंतर है मित्रों। अभिवृद्धि का अर्थ हुआ ग्रोथ और विकास का मतलब हुआ डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट को इस प्रकार से ले सकते हैं आप कि जब बालक की लंबाई बढ़ती रहती है, इसका अर्थात उनकी हड्डियां आकार में बढ़ती है, ये हुई बालक की ग्रोथ, अभिवृद्धि। परंतु उनकी हड्डी कड़क हो जाती है, ताकतवर हो जाती है, ये हुआ उसका विकास। समझ में आई बच्चों? डेवलपमेंट और अभिवृद्धि को किस प्रकार से अपन परिभाषित कर सकते हैं। एक उदाहरण है, ये आया हुआ उदाहरण है आपके पास गुजरात शिक्षक पात्रता परीक्षा में। बालक का बड़ा होना, उससे उसकी अस्थियों का बढ़ जाना, ग्रोथ, जबकि उसकी अस्थियों का मजबूत हो जाना, कड़क हो जाना, पावरफुल हो जाना, दैट इज डेवलपमेंट। ओके दोस्तों, देखिए अभिवृद्धि और विकास की जो प्रक्रियाएं होती हैं बालक के गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाती हैं, और ये दोनों प्रक्रियाएं जन्म के बाद भी चलती रहती हैं। इसी के कारण विकास विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता रहता है। देखिए, अभिवृद्धि शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि है। अभिवृद्धि शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि है, जबकि मनुष्य की संपूर्ण विशेषताओं जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक परिवर्तन, इसकी श्रृंखला जो है विकास को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? विकास को। समझिए आप, शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि अभिवृद्धि या ग्रोथ कहलाती है, जबकि शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक एवं सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला उसके विकास को दर्शाती है। ठीक है? और डेवलपमेंट का संबंध अभिवृद्धि से होता है, जैसे हड्डियों की लंबाई में बढ़ना, जब ये आकार में बढ़कर और मजबूत हो जाती है, पुष्ट हो जाती है। अब देखिए, इसके अंदर हरलॉक साहब ने क्या कहा, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनशील प्रगतिशील क्रम निहित होता है। विकास के परिणाम स्वरूप
व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। इन्हीं हरलॉक साहब की मिसेस श्रीमती हरलॉक ने क्या कहा दोस्तों, विकास में गर्भ से आने से लेकर मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते रहते हैं। यह 4 प्रकार के हैं। किसने कहा? श्रीमती हरलॉक ने। नंबर 1 आकार में परिवर्तन, नंबर 2 अनुपात में परिवर्तन, नंबर 3 पुराने चिन्हों की लुप्तता और नंबर 4 नए चिन्हों का विकास। दोस्तों इसको समझ लो, बहुत ही आसान है। आकार में परिवर्तन अर्थात शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से उसके परिवर्तन आसानी से दिखाई देते हैं। जैसे वो क्या हो जाएगा, उसका वजन बढ़ जाएगा, उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, उसके दिमाग में शब्दों का भंडार बढ़ जाएगा, वो अपने आप कुछ चीज़ को समझने लगेगा, तार्किक चीज़ समझने लगेगा, रीजनिंग लगाने लग जाएगा, कल्पना शक्ति का परिवर्तन हो जाएगा। ये आकार में परिवर्तन। दूसरा अनुपात में परिवर्तन। देखिए आप, अनुपात में परिवर्तन जैसे जैसे बालक की जो आयु है बढ़ेगी, उसकी पूर्व अवस्था से उसकी वैचारिकशीलता बढ़ती जाएगी, उसकी कल्पना शक्ति के अंदर विकास होते जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, वो बच्चा वास्तविकता की ओर बढ़ते चला जाएगा। समझ में आई बात? तो इसके शारीरिक और मानसिक विकास के अंदर अनुपातिक अंतर देखने को मिलता रहता है बच्चों, और हर बच्चे के अंदर यह अनुपातिक अंतर अलग अलग होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अलग अलग प्रकार की कल्पना करते हैं। जैसे टीवी के अंदर जो है कोई सा भी सीरियल आ रहा है जिसके अंदर वो स्पाइडरमैन होता है, तो कई बार हम देखते हैं बच्चों पर जो माता पिता ठीक से ध्यान नहीं रखते, वो अपने बच्चों के साथ एक्सीडेंट करवा बैठते हैं। स्पाइडरमैन आ रहा है, वो ऊपर से छलांग लगा दिया, वो छोटा भीम आता था, लड्डू खा के नीचे गिर जाता था। तो जो बच्चे देखते हैं कि भाई ये लड्डू खाने से ऐसी ताकत आ जाती है, तो कई बच्चे नीचे छलांग लगा लिए, हाथ पांव टूट गए, अंग भंग हो गए, कई कैजुअलिटीज भी हो गई। तो ये यदि वो उससे उस रेशो के अंदर बड़े बच्चे के अंदर लेंगे तो वो मुस्कुराता है, हंसता है, वो समझ जाता है। तो ये अनुपातिक परिवर्तन। पुराने चिन्हों की लुप्तता। अब देखिए आप, पुराने चिन्हों की लुप्तता के अंदर आप स्वयं देख सकते हैं, बच्चा जब होता है तब उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसके शरीर के ऊपर विभिन्न प्रकार के निशान, तिल। तो जैसे बच्चा जब होने के बाद जब वो 1 साल के अंतर्गत 1 साल का पूरा होता रहता है तो उसके अंदर दांत आते हैं, लेकिन वो दांत क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, नए दांत आ जाते हैं। इसी प्रकार मतलब दूध के दांतों का लुप्त होना। और जो है अपने पास एक थाइमस ग्लैंड होती है, जो थाइमस ग्लैंड सीने में स्थित होती है। आपके पास उसके अंदर जो देखते हैं आप, जो बच्चा होता है तो उसका जो कपाल होता है दोस्तों, मस्तिष्क वाला कपाल, वहाँ से उनके सिर के अंदर की बहुत सारी स्थितियाँ दिखती हुई नज़र आती हैं, लेकिन वो कुछ समय पश्चात क्या हो जाती हैं, वो लुप्त हो जाती हैं। तो पुराने चिन्ह लुप्त होते जाते हैं और नए चिन्हों का विकास होता जाता है। तो जैसे आपके पास जैसे ही नया बड़ा होगा तो क्या होगा, उसके अंदर बॉडी का एक्सपेंशन होगा, अलग अलग प्रकार की चीज़ें आएंगी, दाढ़ी उग जाएगी, मूंछ आ जाएगी, नए दांत हो जाएंगे, बच्चा जवान हो जाएगा, विवाह करने की तकलीफ हो जाए, मतलब चिंता हो जाएगी, किस प्रकार से नौकरी करेगा, वो अपने आप भी क्या हो जाएगा, चिंतनशील हो जाएगा। तो यह जो 3 चीज़ें बताई थी, 4 चीज़ों का परिवर्तन, श्रीमती हरलॉक स्टार। अब देखिए नंबर 5वां प्रश्न, कई बार पूछा गया है, आनुवांशिकता से क्या तात्पर्य है। आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्न में से क्या है दोस्तों? तो इसके अंदर नंबर ए पूछा है शुक्राणु अंडाणु, नंबर बी ऑप्शन दिया है गुणसूत्र तथा जीन्स, और नंबर सी दिया है सूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्रण, और नंबर 4 दिया है DNA RNA। तो देखिए आप इतना पढ़ चुके होते हैं तो हटाने वाली विधि से बहुत सारे बच्चे ए और सी को अलग हटा देते हैं, फिर बी और डी पर आते हैं, अधिकतम लगे DNA RNA लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों गुणसूत्र तथा जीन्स इसका सही आंसर होगा। कौन सा आंसर? गुणसूत्र तथा जीन्स। अब समझिए आप इसको, यदि आपके पास ऐसा प्रश्न आ जाए, विभिन्न एग्जाम आप सब प्रतियोगी छात्र देते रहते हैं, भारत के
डॉक्टर खुराना साहब को कृत्रिम जीन्स संश्लेषण के लिए नोबेल अवार्ड प्राप्त हुआ था, नोबेल अवार्ड फॉर मेडिसिन एंड साइंस। तो खुराना साहब को 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आशा है दोस्तों आपको प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ मिल चुका होगा। देखिए आपके सामने 5 नए प्रश्न भी रख दिए गए हैं, जिनमें पहले प्रश्न के ऊपर बात कर ली जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन हैं? तो मित्रों ऑप्शन फिगर में ब्रूनर, गिलफोर्ड, मैकडूगल और भी कई जने हैं, जिसके अंदर आपको ऑप्शन देना है। तो इसका आंसर है फील्ड ऑफ साइकोलॉजी लिखी थी श्रीमान गिलफोर्ड महोदय द्वारा। ठीक है मित्रों, अब अपन इसके अंदर आगे 4 प्रश्न और करने हैं, उसको हम बीच बीच में करते रहेंगे। पहले इसके ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं अभिवृद्धि के ऊपर। जो एंडरसन साहब थे सन 1974 में, इन्होंने बोला विकास का आशय किसी की ऊंचाई में कुछ इंचों की वृद्धि या उसकी योग्यता में वृद्धि मात्र से नहीं है, किंतु उसका विकास अनेक संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक प्रक्रमों के समन्वय की एक जटिल प्रक्रिया है। दोस्तों यहाँ ऊपर लिखा है आपके इसमें, विकास अनेक संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक प्रक्रमों के समन्वय की एक जटिल प्रक्रिया विकास है। इस श्रीमान एंडरसन द्वारा दिया गया। इसी विषय में मुनरो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट बन कर के आते हैं। श्रीमान मुनरो ने कहा परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, वह विकास के नाम से जाना जाता है। देखो मित्रों यहाँ यदि आप मुनरो के अंदर देखेंगे तो परिवर्तन श्रृंखला की, तो हमने यहाँ श्रृंखला को ब्लैक से लिखा है, बाकी जो है ब्लू से लिखा हुआ है। तो श्रृंखला लिखने से तात्पर्य ये है कि आपके साथ इस चाइल्ड साइकोलॉजी के साथ आपकी हिंदी की वर्तनी भी सुधर जाए। तो ये श्रृंखला सही प्रकार से लिखा गया है। इसी प्रकार देखिए आप एंडरसन के ऊपर श्रृंगार लिखा हुआ है, वर्तनी की दृष्टि से आता है इनमें से श्रृंगार कौन सा सही है। तो दोस्तों यह श्रृंगार सही ढंग से लिखा गया है, श्रृंखला सही ढंग से लिखा गया है। तो आपके यहाँ पर आकर के हिंदी के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न भी तैयार होते हैं, इनके ऊपर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हिंदी का भी हम बहुत जल्दी वीडियो लेकर के आने वाले हैं। जो आपके पास हिंदी आपकी शिक्षक भर्ती, आपकी जेल प्रहरी, किसी भी हिंदी के अंतर्गत पूरी बहुत ही बहुआयामी वीडियो मेरे आएंगे और उसमें आप पूरी सिलसिलेवार से हिंदी A to Z पढ़ाई जाएगी। ओके तो अब मुनरो के बाद श्रीमान फ्रैंक साहब आते हैं। इन फ्रैंक साहब ने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जो है परिभाषित किया। आपके सामने लिखा है कोशीय गुणात्मक वृद्धि है। क्या चीज़ आपके पास देखिए, फ्रैंक साहब ने कहा वृद्धि तथा विकास समानार्थक अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु ये शब्द आगे बढ़ने की ओर ही संकेत करते हैं। ठीक है, और मनोविज्ञान की दृष्टि से इनमें पर्याप्त अंतर है। तो फ्रैंक साहब ने कहा कोशीय गुणात्मक वृद्धि है विकास, कोशीय गुणात्मक वृद्धि विकास है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के कारण शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तनों का संगठन है। दोस्तों अब देखिए आपके सामने ये आपके फ्रैंक के नीचे लिख रखा है, देखिए आप, बहुत इम्पोर्टेंट, विकास का गणितीय मॉडल। विकास का गणितीय मॉडल, इसके अंदर 4 प्रमुख चीज़ें हैं, उक्त 4 बिंदु विकास में शामिल हैं। वृद्धि प्लस क्षमता प्लस परिपक्वता प्लस वातावरण के साथ अंतःक्रिया, यह आपके पास विकास का गणितीय मॉडल है। दोस्तों कई परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है, काफ़ी इसको उच्च स्तरीय प्रश्न माना जा रहा है, लेकिन अब चूंकि ये प्रश्न लीक हो चुका है इसलिए ये सामान्य प्रश्न हो चुका है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। अब देखिए इधर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में जो है 7वां प्रश्न ले लेते हैं।
चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के लेखक कौन हैं दोस्तों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक कई बार ली गई है। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के लेखक एरिक्सन हैं। कौन है दोस्तों? एरिक्सन। अब 8वां प्रश्न देखिए, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य? पहला ऑप्शन फिगर ज्ञान में वृद्धि, नंबर दूसरा ऑप्शन फिगर संवेग में वृद्धि, नंबर तीसरा आंसर फिगर वजन में वृद्धि और नंबर चौथा आंसर फिगर आकार, सोच, समझ एवं कौशलों में वृद्धि। तो दोस्तों आपका चौथा वाला ऑप्शन फिगर होगा विकास में वृद्धि, अर्थात आकार, सोच, समझ एवं कौशलों में पर्याप्त वृद्धि होना। अब 90 दोस्तों को बाद में लेते हैं मित्रों। देखिए आप, विकास और अभिवृद्धि में अंतर, मुख्यतः ये 12-13 अंतर बताए गए हैं, जिसको आप देख लीजिए वीडियो के अनुसार, स्लाइड पे भी देखिए और ध्यान से सुनिए। सबसे पहले पहला अंतर, अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आप जान समझ सकते हैं, किसी व्यक्ति की ऊंचाई एक निश्चित ऊंचाई तक जाकर के रुक जाती है। कोई व्यक्ति एक निश्चित मोटाई तक मोटा हो जाता, अपना अधिकतम वजन प्राप्त कर लेता है 150 किलो, लेकिन वो उससे ज़्यादा नहीं हो पाता, जबकि सोच समझ उसकी क्या है, निरंतर बढ़ती रहती है। फिर अभिवृद्धि शारीरिक होती है, ये भी आपको उदाहरण दिया है यहाँ पर, ऊंचाई बढ़ना, वजन बढ़ना। लेकिन विकास आंतरिक एवं बहुपक्षीय होता है दोस्तों। इसी प्रकार अभिवृद्धि एक संकुचित अवधारणा है, जो एक निश्चित मतलब एक छोटा रूप है, लेकिन विकास तो व्यापक अवधारणा है मित्रों। आप अपनी सोच को जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से आकाश तक ले जा सकते हैं, पाताल तक ले जा सकते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जने कहाँ पहुँच सकते हैं ना अपनी सोच के अनुसार। लेकिन क्या अपना वजन बढ़ा सकते हैं अमेरिका तक पहुँचाने में? आपकी ऊंचाई, या आप ऐसा करो कि खड़े होकर के हाथ लगा दो, आप हाथ से तो ये क्या आपके पास शारीरिक अभिवृद्धि है। आपके पास अभिवृद्धि अर्थात क्या होती है, शारीरिक होती है दोस्तों। फिर आपके पास अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, जबकि विकास एक निश्चित क्रम में ही दोस्तों आगे बढ़ा जाता है। जैसे अपन इसके अंदर गणित का एक उदाहरण सेट करें तो सबसे पहले प्रारंभ में बच्चे को अंक का ज्ञान कराया जाता है, 0, 1, 2, 3, 9, फिर 9 तक वो आता है, फिर 10, 11, फिर 3 डिजिट्स में जाते हैं। इसी प्रकार की टेबल सिखाएंगे आप, तो 2 की, 3 की, 4 की, तो एक निश्चित क्रम के अंदर आगे बढ़ता जाता है विकास। फिर आपके पास अभिवृद्धि को मापा तोला जा सकता है, इसकी नापजोक की जा सकती है, लेकिन विकास जो है केवल व्यवहार के आधार पर ही महसूस किया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है बहुत झगड़ा, इसी प्रकार मित्रों माप तोल के अतिरिक्त जो अभिवृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन विकास स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अभिवृद्धि विकास का एक हिस्सा होती है, लेकिन विकास स्वतंत्र एवं बहुमुखी होता है। ठीक है, विकास कैसा है, स्वतंत्र होता है और जो है विभिन्न क्षेत्रों में होता है। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, जबकि विकास का स्वरूप आंतरिक होता है दोस्तों। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, लेकिन विकास क्या होती है, लक्षित होती है। 10वीं पास करना है, 12वीं पास करना है, B.Ed करना है, आपको नौकरी प्राप्त करनी है, सब विकास क्या है, टारगेटेड है। अभिवृद्धि के परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, कंस्ट्रक्टिव। व्हेनेवर विकास के परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक भी हो सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव। किसी को हानि पहुंचानी है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार अभिव्यक्ति व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष से संबंधित होती है, लेकिन विकास उसका कार्यात्मक पक्ष होता है दोस्तों। ये आपके पास वृद्धि और अभिवृद्धि और डेवलपमेंट के अंदर क्या थे, अंतर थे। नोट करके लिखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न NCERT के अंदर। अल्पकालिक बीमारी के कारण होने वाले अस्थायी परिवर्तन विकास के अंतर्गत नहीं आते हैं। पुनः सुनिए, अल्पकालिक बीमारी के कारण होने वाले अस्थायी परिवर्तन विकास के अंतर्गत नहीं आते। एक और चीज़ सुनिए, विकास में तो वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, विकास में वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता। बुद्धि और विकास साथ साथ चलते हैं, बुद्धि और विकास साथ साथ चलते हैं।
लेकिन बुद्धि के बिना विकास संभव है, बुद्धि के बिना भी विकास संभव हो जाता है। दोस्तों 9वां और 10वां प्रश्न देख लीजिए आप। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का मात्र एक भाग है, ये सत्य है या असत्य है, ऐसा प्रश्न आया हुआ है, रीट ने पूछा है, सीटीटी ने पूछा है। तो वृद्धि विकास की एक प्रक्रिया का मात्र एक भाग है, सत्य है। दूसरा, वंश परंपरा गुणित वातावरण किसके बराबर होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, अन्यथा कल इस पे बात की जाएगी। आपने अभी तक आपके अपने अचीवर एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।